हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे हैं, तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ 2 मई को आपका जो एफआर का एग्जाम है, आपको उसकी तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए। मई 24 अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, रिवीजन ऑर्डर क्या होना चाहिए, मींस कौन से चैप्टर को आपको पहले रिवाइज करना चाहिए, कौन से चैप्टर को आपको बाद में रिवाइज करना चाहिए। एफआर का जो आपका एग्जाम है, न्यूमेरिकल एग्जाम है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एफआर। हालांकि एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। इस टाइम जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करके देखने चाहिए, या ऑडिट करना चाहिए, या कोई और अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। मींस आप सर रिवीजन कैसे करेंगे क्वेश्चनों का, मैं इस बात को डिस्कस करूंगा। ड्यूरिंग एग्जाम डेज आपको कौन कौन सी बातें फॉलो करनी चाहिए। ड्यूरिंग 3 आवर ऑफ एग्जाम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 15 मिनट्स पहले जो आपको पेपर मिलता है उसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर पाएंगे। ये सारी बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट उनसे पहले, मतलब उन सब बातों से पहले कुछ बातें आपको बता देता हूं। सबसे पहले, जितने भी मई अटेम्प्ट के लिए टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए। आप क्या करेंगे, अपने दोस्तों के साथ उस पीडीएफ को शेयर कर देंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी शेयर कर देंगे। जितने भी आपके केस सिनेरियो एफआर के ना, आईसीआई की वेबसाइट पे हैं, आरटीपी में है, एमटीपी में है, और मैंने कुछ केस सिनेरियो अपनी साइड से भी ऐड किए हैं। वो सारे केस सिनेरियो का पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया। आप उसको भी सर क्या करें, डाउनलोड कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। एफआर का एग्जाम आपका फर्स्ट एग्जाम है, और ये एक ऐसा एग्जाम है सर जिसमें आपको ना बाकी एग्जाम के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम मिलता है। अगर आपकी साइड से कोई गैप रह गए थे रिवीजन को लेके, किसी चैप्टर को लेके, किसी क्वेश्चन को लेके, तो सर आपके पास ना एक और मौका है उन गैप को भरने का। मैं आपको बता दूं, एफआर का जो एग्जाम है ना सर, आप अगर बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो बोथ ग्रुप के केस में, और अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं सिंगल ग्रुप के केस में, सर ये पेपर ना बाकी पेपरों को भी कंपनसेट करता है। सर ये पेपर रीढ़ की हड्डी है। इस पेपर में सर एग्जामेशन बिल्कुल आराम से आती है और 80+ मार्क्स भी आ जाते हैं। आपने अब क्या करना है, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में सर प्रॉमिस करेंगे कि अब हम ना डेली के डेली 13 to 14 आवर पढ़ेंगे, क्योंकि जितनी बातें मैं यहां पे अब आपके साथ डिस्कस करूंगा ना, वो सारी बातें सर तभी सक्सेस हो पाएंगी जब आप क्या करेंगे, एटलीस्ट डेली 13 to 14 आवर पढ़ेंगे। और आप कमेंट बॉक्स में सर प्रॉमिस करें। इस टाइम ना सबके पास सेम टाइम है। अब आप इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और मैं आपको बता दूं, आप जितना अच्छे सर इस टाइम को यूटिलाइज करेंगे ना, उतना ही सर आप देखना आपके रिजल्ट में सर वो कन्वर्ट होकर आएगी आपकी मेहनत ना। आपकी साइड से जो भी गैप थे ना उसको भरने का आपके पास एक आखिरी मौका है। अब आपने क्या करना, एफआर के ऊपर से टूट के पढ़ना है, और डेली 13-14 घंटे पढ़ना है। ठीक, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, दोस्तों से ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा डिस्कस दोस्तों से करोगे तो वो भी आपका टाइम वेस्ट होगा। आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि आपको एफआर का रिवीजन कब से स्टार्ट करना चाहिए। बेटा मेरे हिसाब से ना जो अप्रोप्रिएट टाइम है ना वो 26 अप्रैल है। 26 अप्रैल को आपको क्या करना चाहिए, एफआर का रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। हाँ, अगर आपके बाकी सब्जेक्ट की कोई आपकी प्लान है, ठीक, तो आप सर हल्का फुल्का से इसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन सर इससे ज्यादा लेट मत करना। मतलब ऐसा कर सकते हैं कि जैसे 26 को आप हाफ डे के बाद स्टार्ट कर ले, ठीक जी सर, या 25 की इवनिंग में स्टार्ट कर ले, बट सर उससे ज्यादा गैप मत रखना, ठीक जी सर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंडेस 115 का रिवीजन करेंगे। उसके बाद सर आप क्या करेंगे, सर एसबीपी। और ध्यान रखें इस बार सर एग्जाम में आपका डिफरेंस भी आ सकता है, क्योंकि इंडेस 115, इंडेस 116, इंडेस 12 सर इनका एएस के साथ डिफरेंस भी अपने सिलेबस में कवर है, ठीक जी सर। उसके बाद सर आप क्या करेंगे, इंडेस 36 को रिवाइज करेंगे। 27 अप्रैल को सर आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इंडेस 34, 33 एंड एथिक्स का चैप्टर कवर करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस बार एग्जाम के लिए। 28 अप्रैल को सीएफएस बिजनेस कॉम्बिनेशन सर आप इसको रिवाइज करेंगे। 29 अप्रैल को सर आप क्या करेंगे, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 डिवीजन 2, इंडेस 116 डिफरेंस विद आपका एएस 19, इंडेस 12 डिफरेंस विद सर एएस 22, सर आपका इंडेस 113 है ना, आपके पास जो पीडीएफ मैंने अपलोड कर रखी होगी ना, एक बार चेक कर लेना, 113 लिखा होगा, ठीक। 21 फ्रेमवर्क एंड इंडेस 23 एंड 38, ठीक जी सर। 30 अप्रैल को सर आप क्या करेंगे, इंडेस 20, 19, 40, 101, 8, 7, 1 एंड 2। और 1 मई के हाफ में सर आप क्या करेंगे, हाफ डे तक 41, 10, 37, 108, 16, 105, 24 एंड सर अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी का चैप्टर। सर आपको पता है ना, मैंने कहा क्या, हमारा जो एग्जाम है वो 2 मई को है। हाँ जी, बट सर आपने तो 1 मई के हाफ में सिलेबस खत्म करा दिया,
बेटा आपने क्या करना है, 2 बार रिवीजन करके जाना है, क्योंकि जैसे सर आप यहाँ कुछ चैप्टर रिवाइज करते हैं 26 को 27 को, तो एक गैप आ जाता है, ठीक है जी सर। अब आपने 2 मई को क्या करना है सर, FI, इंडेक्स 115, CFS और बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये 4 चैप्टर रखने हैं। और इसके अलावा सर बाकी टॉपिक आप क्या करेंगे सर, 2 मई के सेकंड हाफ में रिवाइज कर लेंगे। सर क्या ये इतनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा? बेटा मैं आपको बताऊंगा कि इनमें आपने मतलब इस टाइम पे आपने सेकंड रिवीजन में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, ठीक जी सर। और सेकंड रिवीजन में सर यहाँ पे जो ओल्ड टॉपिक है इसमें कुछ टॉपिक आप छोड़ सकते हैं जिनमें सर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ठीक जी सर। चलिए बात करते हैं कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सर आपको वो कैसे सोल्व करके देखने हैं। देखिए एक तो अप्रोच ये हो सकती है कि जैसे मान लो हमने क्या किया, CFS का क्वेश्चन उठाया, ठीक, हमने प्रॉपर बैलेंस शीट बनाई, एक एक नोट्स अकाउंट बनाया, ठीक सर, प्रॉपर फॉर्मेट लिखा। एक तो ये अप्रोच हो सकती है, मैं आपको बता दूं इस टाइम पे आपने ये अप्रोच बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और जो आपका टारगेट है सर वो टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना अगर आप एग्जाम से पहले सोल्व करके नहीं देखेंगे ना तो एग्जाम में दिक्कत आ सकती है। ऐसा हो सकता है सर कि आपको सर जब क्वेश्चन सोल्व करने बैठे तो लगे कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन सर कहीं ना कहीं सर जब आप उसे ना फाइनल करने बैठेंगे क्वेश्चन को ना तो वहां पे दिक्कत आ सकती है। इसलिए आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो सोल्व करके देखना है। बट जो ये अप्रोच है सर, ये अप्रोच इस टाइम पे फॉलो नहीं करनी। सेकंड अप्रोच होती है ऑडिट अप्रोच। ऑडिट अप्रोच क्या, ऑडिट अप्रोच ये होती है कि एक साइड आपने क्या किया, क्वेश्चन रख लिया और एक साइड आपने आंसर रख लिया, ये हो गया, 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 और एग्जाम में सर कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, ठीक। तो मैं आपको बताऊं ऑडिट अप्रोच आपने बिल्कुल फॉलो नहीं करनी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सर हमें सोल्व करके देखना है, लेकिन कंप्लीट क्वेश्चन अगर हम डिटेल में सोल्व करेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे सर, एक मॉडरेट अप्रोच फॉलो करेंगे। मॉडरेट अप्रोच क्या कहती है, अप्रोच ये कहती है कि आप क्या करेंगे, आप ना क्वेश्चन को सोल्व करके देखेंगे। कैसे, जैसे मान लो सर अपना CFS का क्वेश्चन है, अपना CFS का क्वेश्चन, ठीक जी सर। तो आपने क्या करना सर, अपने पास दोनों बैलेंस शीट दे रखी होगी, ठीक। तो जो आइटम है डायरेक्ट ऐड होनी, सर डायरेक्ट बैलेंस लिख दो उसका ना। जैसे मान लो PP है, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक। 10 लाख का बैलेंस है, 5 लाख का सर सब्सिडरी कंपनी का बैलेंस है, तो आप 15 लाख डायरेक्ट लिख दो। सर उसमें एक एडजस्टमेंट है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। तो सर आप क्या करेंगे, जैसे मान लो 1 लाख की फेयर वैल्यू ऐड हो रही है और एडिशनल डेप्रिसिएशन 10,000 है, तो सर 1519 डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, ठीक। इससे सर क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा और आप क्वेश्चन को सोल्व करके देख रहे हैं। सर आपने अमाउंट अमाउंट लिखना है। जैसे मान लो इंडेस 116 है, आप उसको क्वेश्चन सर सोल्व करें, आपने लीज लायबिलिटी निकाली, तो कैलकुलेटर लीज लायबिलिटी निकाली, आप लीज लायबिलिटी का सर अमाउंट लिखा, फिर आगे टेबल बना दी, ठीक। अगर आपको लगता है कि सर इसमें ना हमें कंफ्यूजन हो सकती है तो आप क्या करेंगे, एब्रीविएशन यूज कर लेंगे। जैसे मान लो आप लीज लायबिलिटी टेबल बना रहे हैं, ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आप क्या करें सर, आप ना सर फाइनेंशियल लायबिलिटी केस में एमोटाइज कॉस्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं, ठीक। तो उस केस में सर आप अमाउंट कैसे निकालेंगे, ओपनिंग बैलेंस जैसे सर आपने वो लिख दिया, ठीक। इंटरेस्ट कॉस्ट में सर आई लिख दिया। तो आप ऐसे एब्रीविएशन यूज करके सर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व करके देख सकते हैं। इससे ये फायदा होगा कि आपके क्वेश्चन भी सोल्व हो गए और आपका टाइम भी बच गया। मेक श्योर कि जितने भी डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन सारे आप सर सोल्व करके देखें। डुप्लीकेट क्वेश्चन को कट करते हुए चले। आप एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे मान लो सर एक चैप्टर के 4 से 5 क्वेश्चन हो गए, अच्छे से होल्ड हो गया सर उस चैप्टर पे ना, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आएगा उसमें आपको लगता है कि एक एडजस्टमेंट अलग है, बाकी एडजस्टमेंट सिमिलर है, तो उस एडजस्टमेंट को लिख के देख सकते हैं, बाकी आप ऑडिट कर सकते हैं, ठीक जी सर। जब भी सर आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, उस चैप्टर के ना 2 से 3 क्वेश्चन जिसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर होते हैं, आप सर उनको नोट कर लेंगे। और जो ये सेकंड टाइम रिवीजन है ना यहाँ पे सर, इसमें उन क्वेश्चनों को रिवाइज करके जाएं। आप समझ गए, हाँ जी सर। जैसे मान लो सर आपके FI के आपने 10 क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिए, इंडेस 115 के सर आपने 7 क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिए, CFS के सर आपने 4 क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिए, तो उन क्वेश्चनों सर आप क्या करेंगे सर, सेकंड रिवीजन में कंसिडर कर लेंगे, ठीक। आइए अब बात करते हैं ड्यूरिंग एग्जाम आपको किन बातों का ध्यान रखना, और 15 मिनट्स जो आपको सर पहले पेपर मिल जाएगा उसको आप कैसे अच्छे से अच्छे यूटिलाइज करेंगे, ठीक। देखिए 15 मिनट्स के अंदर सर आप क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे एक्सेप्ट कंपलसरी क्वेश्चन, क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन तो सर आपको करना ही करना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो प्रायोरिटी रखेंगे ना 15 मिनट्स में सर, उसमें कंपलसरी क्वेश्चन को साइड में रखेंगे और बाकी क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे, ठीक जी सर। बाकी सर सारे क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो प्लीज ध्यान देना, एक तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि जब रिक्वायरमेंट पढ़ के ना आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सर आप उसी एंगल से सोच पाएंगे, ठीक। जब आप ना रिवीजन कर रहे होते हैं ना, तो कई बार हम क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक जो एडजस्टमेंट है उसके सर मल्टीपल ट्रीटमेंट हो सकते हैं, तो हम अलग अलग एंगल से सोचते हैं, ठीक। लेकिन जब सर हम एग्जाम में बैठे हैं तो हमें सिर्फ उतना ही लिखना जितना पूछा गया, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, ठीक। जब आप क्वेश्चन पढ़े ना तो जो जो की पॉइंट है सर उसको नोट करते हुए चलें, ठीक। जब आप सोल्यूशन करेंगे तो उन पॉइंट को सर आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंसिडर करना है। जैसे ही सर आपका क्वेश्चन पेपर पूरा हो जाएगा एक्सेप्ट कंपलसरी क्वेश्चन, आप क्या करेंगे, ऑर्डर डिसाइड करेंगे कि आपको सर किस ऑर्डर में क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, कति दो राय नहीं है,
आपके एफआर का जो एग्जाम आएगा वो लेंथी आएगा, और लेंथी पेपर को हैंडल करने के लिए सर सबसे बेस्ट वे पता क्या है, आप छोटे क्वेश्चन स्टार्ट करें। छोटे क्वेश्चन में सर कैसे स्टार्ट करें, जैसे मान लो सर आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन सर मान लो आपका 8 मार्क्स का है। 4 मार्क्स वाले में सर आपके 6 मिनट लगेंगे, ठीक है, और 8 मार्क्स वाला इतना आसान क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इसमें 10 मिनट लगेंगे, तो पहले फिर आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक जी सर। अगर 15 मिनट्स में सर आपने क्या किया है, सारे क्वेश्चन पढ़ लिए और आइडेंटिफाई कर लिया ऑर्डर, उसके बाद टाइम बच गया, फिर आप क्या करेंगे, कंपलसरी क्वेश्चन पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक जी सर। प्लीज ध्यान देना, आप पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, जो की पॉइंट है सर उसको अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं सर। जैसे ही सर आपका पेपर स्टार्ट होता है, आप क्या करेंगे, पहले छोटे क्वेश्चन करेंगे, फिर बड़े क्वेश्चन करेंगे। सर मेक श्योर कि आपने क्या करना, 100% पेपर अटेम्प्ट करके आना है। सर एक बात बताइए, हम ये बात आपकी मान गए हैं कि पहले छोटे क्वेश्चन फिर बड़े क्वेश्चन। क्या करें सर, अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो टफ क्वेश्चन है, टफ पेपर आ गया, तो हम क्या करें? पहले बात करेंगे टफ पेपर की, फिर टफ क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक जी सर। देखिए बेटा, पेपर आसान आए, एवरेज आए, टफ आए, सबके लिए सेम आएगा, ठीक। टफ पेपर में और एक एवरेज पेपर में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, कोई भी पेपर हो, कैसा ही पेपर हो, 20 से लेकर 25 मार्क्स तक के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अराउंड 60 मार्क्स का पेपर सर एवरेज आता है, और बचा हुआ पेपर सर, अगर क्वेश्चन टफ है तो टफ पेपर बन गया, और बचे हुए क्वेश्चन सर अगर आसान है तो पेपर आसान बन गया। इसलिए अगर टफ पेपर भी आता है ना, तो एक या दो क्वेश्चन टफ होंगे, सारा पेपर टफ कभी नहीं हो सकता। आपने क्या करना, जो आसान क्वेश्चन है पहले उनको सोल्व करना है, फिर बात करते हैं सर उन क्वेश्चनों की जो टफ है। देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन टफ है ना, पता है वो टफ कैसे होगा, उसमें एक या दो एडजस्टमेंट नहीं देखने को मिल सकती है, या एक दो एडजस्टमेंट को सर उसने मिक्स करके दे रखा होगा। सर ऐसा नहीं होगा कि पूरा क्वेश्चन ही टफ होगा। सर अगर मान लो एक या दो एडजस्टमेंट टफ है, आपकी बात मान गई कि पूरा क्वेश्चन टफ नहीं, तो क्या करें पता, आप पहले क्या करेंगे सर, जिन एडजस्टमेंट में आपको दिक्कत है, जो आपको एडजस्टमेंट टफ लग रही है ना, उनको होल्ड कर लेंगे स्टार्टिंग में ना, और जो क्वेश्चन की आसान एडजस्टमेंट है उससे सर आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। आप देखेंगे जो टफ एडजस्टमेंट थी ना सर, उनका भी आंसर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। सर एक बात बताइए, एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ ये हो सकता है सर, एक क्वेश्चन के मेजर पार्ट के बारे में आपको ना पता हो। आपने पता क्या करना, जो भी आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है ना, जो सर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सर आपके एफआर में आपने पढ़ रखे ना, आप उन कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप क्या करना, उस क्वेश्चन को सोल्व करना, और आप देखेंगे वो क्वेश्चन भी सर मैक्सिमम एक्सटेंट तक ना सर वो सोल्व हो जाएगा। आपने सर बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर टफ पेपर आएगा तो मैं आपको बता दूं, एक या दो क्वेश्चन टफ होगा, आपने उस केस में क्या करना, जो आसान क्वेश्चन है ना सर, पहले उनके ऊपर उनको कवर करना, उनके ऊपर फोकस करना, ठीक। मैं फिर से इस बात को बोलूंगा, आपने 100% पेपर अटेम्प्ट करके आना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं सर, जितने केस सिनेरियो सारे मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। आप क्या करेंगे, उनको डाउनलोड कर लेंगे, और एक बार कमेंट बॉक्स में फिर से प्रॉमिस करेंगे कि सर हम डेली अब 13 to 14 आवर पढ़ेंगे और एग्जाम को अच्छे से फोड़ के आएंगे। ड्यूरिंग एग्जाम डेज आपने क्या करना, प्रॉपर नींद लेनी है सर, कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना नींद में, क्योंकि अगर आप नींद में कॉम्प्रोमाइज करोगे ना, तो नेक्स्ट डे सर पता क्या होगा सर, आपके आउटपुट पर इफेक्ट आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की अगर मैं बात करूं, तो आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करके जाना है, आपको एक भी चैप्टर छोड़ कर नहीं जाना है। हाँ ये हो सकता है कि आपका प्रायोरिटी ऑर्डर ये होगा कि जैसे आपका इंडेस 115 है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, CFS है, बिजनेस कॉम्बिनेशन है, तो जैसे मैंने यहाँ पे सर ऑर्डर दे रखा ना, प्रायोरिटी ऑर्डर सर ये रखें आप, लेकिन सारे चैप्टर करके जाएं, क्योंकि लास्ट में सर अगर आप एक बार चैप्टर को रिवाइज करके चले गए ना, तो एग्जाम में अगर उसका क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, और हाँ इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।